सो बच्चों, आज हम लोग अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट टू। जैसे कि लेक्चर वन तो हम लोग अभी तक डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब पार्ट टू के अंदर जो हम लोगों का डिस्कशन यहाँ पर होने जा रहा है वो हमारा पार्ट टू के अंदर डिस्कशन होगा लेक्चर टू में कूलाम्स लॉ का। बच्चों, कूलाम्स लॉ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दिस इज अ वेरी सिमिलर लॉ जो हम लोगों ने अब से पहले ग्रेविटेशन में पढ़ा था। बच्चों, याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था। इन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है दो एम मास की बॉडीज वाले के बीच में सिस्टम में, तो वो होती है हमारी जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो m1 मास की बॉडी ये है और m2 मास की बॉडी ये है, तो बच्चों दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस यदि आर है, ठीक है, तो उस केस में अगर दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला ये होगा, और ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी बच्चों, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा कूलाम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्सेस के बारे में बात करता है। तो जब हम लोग कूलाम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो कूलाम्स लॉ के अंदर ऑब्जर्वेशन ये ली गई कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगती है, जैसे कि मान लो बच्चों यहां पर एक प्लस चार्ज है ना, और मान लेते हैं एक माइनस चार्ज है। तो बच्चों प्लस और माइनस चार्ज जो होता है, प्लस और माइनस चार्ज जो होता है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में हम बात करें, मान लो इसको मैंने बोल दिया Q1 और इसको मैंने बोल दिया क्या, Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है। तो ऑब्जर्वेशन ये ली कूलाम ने कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको हम लोग बोलते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, जैसे यहां पर M1 इंटू M2 था, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को मिला दें तो एफ ई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, मतलब एफ ई हमारा जो है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के, इजंट इट, हो जाएगा या नहीं, है ना। और अगर ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के अगर प्रोपोर्शनल हो गया तो बच्चों देखो, अगर यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटकर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस रिलेशन को देखो बच्चों, ठीक है, इसे बोल दो रिलेशन नंबर वन और इसको बोल दो रिलेशन नंबर टू। अब अपनी ऑब्जर्वेशन लो कि रिलेशन नंबर वन और टू, ठीक है, बिल्कुल देखो, जरा ध्यान से देखो कितने मिलते जुलते रिलेशन है। बस यहां पर क्या है, यहां पर दो चार्जेस लिए हमने, और यहां पर हम लोगों ने क्या है, यहां पर दो हम लोगों ने मासेस लिए थे M1 M2। यहां पर हमारी आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के, यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, यहां पर भी एक कांस्टेंट है और वहां पर भी एक कांस्टेंट हमारे पास था। ठीक है, तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स में यही है कि जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन के अंदर वेरियस कंसेप्ट पढ़े थे, वेरियस चीजें पढ़ी थी, वही सारी चीजें एक तरीके से यहां पर फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर हमारा ग्रेविटेशन स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग करने में बहुत आसानी होगी, और अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग कर लिया तो हमारा ग्रेविटेशनल ऑटोमेटिकली ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज द मेन बेनिफिट। अब बच्चों देखो, ये जो हम लोगों ने यहां पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है, इस कांस्टेंट की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं, है ना। तो जो हम लोगों ने यहां पर ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है इसके बारे में देखें। ठीक है, देखो, जो हमारे पास यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के, ठीक है, इस के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये जो सिंबल होता है, ये जो हमारे पास सिंबल है, ये इसको बोलते हैं एप्साइलन, EPSILON, एप्साइलन बोलते हैं। ठीक है, अब असल में ये एप्साइलन हमारे पास क्या है, इसको बच्चों बोला जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोग इसको बोलते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यहां पर मतलब क्या है, ठीक है, परमिट करने का मतलब क्या है, इस बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। तो बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमने इसको बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखो, जैसे हम लोगों ने कूलाम्स लॉ के अंदर अभी अभी ये देखा था कि एक चार्ज पार्टिकल था पॉजिटिव,
एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव था। पहले की क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पर एंड होती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने डायग्राम देखे थे ना, ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस इससे निकल रही होंगी और इसके अंदर आ रही होंगी, इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमारा बनकर तैयार होगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारा के कांस्टेंट है, दिस वन, ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन चार्जेस पे। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल जिस स्पेस में रखे, जिस रीजन में रखे, जिस मीडियम में रखे, उस मीडियम पर निर्भर करता है हमारी के की वैल्यू। ठीक है, तो एक बात बहुत ध्यान से अगर हम लोग देखें बच्चों, तो हमने अभी अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 1/4πε0 है, तो वो रख देते। तो देखो फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी फोर्स उतनी घटेगी। बहुत सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन जितना बढ़ेगा फोर्स उतनी घटेगी। अभी कुछ समय के लिए हम यहां से नॉट हटा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास फ्री स्पेस नहीं था। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम है ना। अभी हम वैक्यूम का केस नहीं लेकर चल रहे, हम मानकर चल रहे हैं कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल को हमने किसी मीडियम में रख दिया। मान लो जैसे दो चार्ज पार्टिकल को हमने पानी में रख दिया है ना, या फिर दो चार्ज पार्टिकल को हमने ऑयल में रख दिया, या दो चार्ज पार्टिकल्स को हमने किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में रख दिया है ना। जैसे बच्चों पानी में NaCl डाला तो Na प्लस और Cl माइनस, दो आयंस हो गए ना, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि आयंस हमारे किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हो। ठीक है, तो यानी कि वहां पर हमने क्या कर दिया, मीडियम बदल दिया। अब वैक्यूम नहीं है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कुछ मीडियम आ गया। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मैं कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं, ये क्या है, मीडियम है, लेट से। तो परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस मीडियम को कितना परमिट करेगा, मतलब परमिशन देगा। परमिट का मतलब क्या होता है? परमिशन। कितनी परमिशन देगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अब्सॉर्ब कर लो। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे बच्चे इस बात को समझो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज से जैसे मान लो कि लगभग लगभग 100 फील्ड लाइंस निकल रही थी। ठीक है, 100 फील्ड लाइंस निकली। अब अगर इससे हमारी 100 फील्ड लाइंस निकली, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इससे निकलने वाली जो हमारी 100 फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज तक पहुंचनी चाहिए थी सारी की सारी, लेकिन बीच में क्या आ गया, मीडियम आ गया। तो अब ये मीडियम क्या करेगा, कुछ फील्ड लाइंस को अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि ये जो मीडियम था इसने लगभग 60 फील्ड लाइंस अब्सॉर्ब कर ली। ठीक है, 60 फील्ड लाइंस अब्सॉर्ब कर ली। ठीक है, तो बची कितनी, 40, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज तक तो सिर्फ 40 ही पहुंची ना बच्चों। ठीक है, और जितनी कम फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज तक पहुंचेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स, नेट फोर्स उतनी कम लगेगी, इजंट इट। ठीक है, तो यानी कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई, नेट फोर्स उतनी घट गई दोनों के बीच में। तो परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, परमिटिविटी यानी कि एक चार्ज पार्टिकल मीडियम को इस बात की परमिशन देता है कि कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें अब्सॉर्ब हो जाएं। तो मतलब ये एक इनडायरेक्ट वे है मीडियम की प्रॉपर्टी समझाने का। ठीक है, कि मतलब मीडियम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बच्चों मीडियम ऐसा क्यों कर रहा है कि वो फील्ड लाइंस को अब्सॉर्ब कर लेता है? क्योंकि इस बात को समझो, मीडियम के अंदर भी हमारे कुछ एटम्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स भी किससे बने हुए होंगे, एटम से। और बच्चों एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन भी होते हैं। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो इंटरेक्ट कर सकती है ना, वहां भी तो इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक जो फील्ड लाइन जा रही थी उसके रास्ते में कुछ एटम्स आ गए, कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना। और कुछ फील्ड लाइंस ने उन बीच के मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्शन कर लिया। तो इस वजह से हमारी जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी निकली थी पॉजिटिव चार्ज से, और जितनी नेगेटिव चार्ज तक पहुंचनी चाहिए थी, उतनी नेगेटिव चार्ज तक पहुंची नहीं। किसकी वजह से? इस मीडियम की वजह से।
बोलो बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब्सॉर्ब करेगा। और बच्चों जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस अब्सॉर्ब करेगा उतनी कम फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज पार्टिकल तक पहुंचेंगी, तो उतनी ही कम फोर्स लगेगी, इजंट इट, उतनी ही कम फोर्स लगेगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो यानी कि दोनों के बीच की नेट अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगी अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे जैसे हम लोग हायर एप्सिलॉन वैल्यू का मीडियम इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे फोर्स और ज्यादा कम होती चली जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर एप्सिलॉन इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगी, है ना। यानी कि जितना ज्यादा हायर एप्सिलॉन का मीडियम आप इंट्रोड्यूस करोगे वो उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अब्सॉर्ब करेगा, है ना। अगर जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एप्सिलॉन के मीडियम ने 60 लाइन अब्सॉर्ब करी, उससे भी ज्यादा वाला अगर हमने एप्सिलॉन वाला मीडियम ले लिया तो वो 70 अब्सॉर्ब कर सकता है, कम वाला ले लिया तो वो 50 अब्सॉर्ब कर सकता है, 40 अब्सॉर्ब कर सकता है, 30 अब्सॉर्ब कर सकता है ना। तो यानी कि हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होते हैं वो वेरिएबल एप्सिलॉन वैल्यूज रखते हैं, और वेरिएबल एप्सिलॉन वैल्यूज का मतलब है कि जिसका जितना ज्यादा एप्सिलॉन उसका मीडियम उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस अब्सॉर्ब करेगा, तो दो चार्जेस के बीच में नेट अट्रैक्टिव या नेट रिपल्सिव फोर्सेस उतनी घट जाएगी। ठीक है, तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहां पर यही है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो मीडियम डिपेंडेंट होती है, कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मीडियम हम लोगों ने कौन सा रखा है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। अब बच्चों देखो, जो हम लोगों ने यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में ये चीज जानी है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के केस में, ठीक है, ये सिचुएशन डेवलप होकर तैयार हुई। और हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि जो हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, ठीक है, ये हमारी थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम हो गया। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी डिफाइन कर देते हैं, या फिर फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, दोनों एक ही बात है। या फिर जो वैल्यू हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की लेते हैं यानी कि वैक्यूम की लेते हैं, वही हम एयर की भी ले लेते हैं। तो एयर की और वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो लगभग लगभग बराबर होती है बच्चों। और अगर कोई हमसे पूछे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर एयर की और वैक्यूम की परमिटिविटी क्या एग्जैक्टली बराबर होती है, तो हम कहेंगे एग्जैक्टली बराबर नहीं होती, एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है ना। तो और अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल में अगर इस्तेमाल करने के लिए आएगी और वो हमसे कहता है कि यूज करो एयर में, तो एयर का और वैक्यूम का परमिटिविटी हम लोगों को बिल्कुल सेम वैल्यू एज इट इज उठाकर रख देनी है बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सीखा यहां पर कि जो 1/4πε0 की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी, 1/4πε0 की वैल्यू आई थी 9 इंटू 10⁹ ठीक है, और हम लोगों ने इसकी यूनिट क्या डिफाइन करी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहीं से हम लोग क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, एप्सिलॉन इधर गया 9 इंटू 10⁻⁴ नीचे आ जाएगा, तो 4π इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू हो गई। ये वैल्यू बच्चों अप्रोक्सीमेटली आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के। अब देखो एप्सिलॉन ऊपर चला गया, ये वैल्यू नीचे आ गई, तो यूनिट पलट जाएगी। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू यहां से निकलकर आ जाएगी। बच्चों ये बात याद रखें कि दिस वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये वैल्यू भी हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी एसआई यूनिट में है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी हमारी एसआई यूनिट में है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एसआई यूनिट में है तो इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बच्चों बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ नीट, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वैल्यू का याद रहना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्जाम में हम लोग इसकी कैलकुलेशन में अपना समय खराब नहीं करेंगे, हम लोग पहले से याद करके रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है या 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, सो दैट कि अगर फोर्स निकालने के लिए आया तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल दें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन लेंगे कि हम लोगों ने कूलाम्स लॉ के अंदर जो अभी अभी अपनी फॉर्म देखी थी बच्चों, वो जो कूलाम्स लॉ की फॉर्म थी, वो कूलाम्स लॉ की फॉर्म थी हमारी नॉर्मल फॉर्म, या फिर हम कहेंगे कि जिसके अंदर हमने डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब जो नेक्स्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ में बच्चों अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अभी तक हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, अब हम लोगों को किसकी चर्चा करनी है? डायरेक्शन की। तो बच्चों यहां पर अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो एक बात ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों के बीच में फोर्स कैसी लगेगी? रिपल्सिव, है ना? दोनों के बीच में फोर्स रिपल्सिव लगेगी, और इन दोनों के बीच में मान लो जैसे डिस्टेंस अगर आर है, तो अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो बच्चों मान लेते ये वाला चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है ना? और इस Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है, Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि अगर मैं बोर्ड की तरफ फेस कर कर खड़ा हूं तो लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में, अगर मैं बोर्ड की तरफ फेस करके खड़ा हूं तो लेफ्ट साइड में, तो चार्ज नंबर 1 पर 2 की वजह से फोर्स किधर लग रही है? लेफ्ट साइड में। तो हम इसको कह सकते हैं F, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 वेक्टर। सिमिलरली 2 पर फोर्स किधर लग रही है? राइट साइड की तरफ, है ना? तो हम कह सकते हैं इसको F21, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो यह हमारी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो देखो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों दूसरा केस लें, एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के सामने अगर रख दे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा आर हो अगेन, है ना? तो ये दोनों क्या करेंगे? अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेट से दिस इज Q1, दिस इज Q2, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स इधर और इधर लगेगी, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, उसकी डायरेक्शन किधर हो गई? अगर मैं बोर्ड की तरफ फेस करके खड़ा हूं तो राइट साइड में, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ हो गई? अगर मैं बोर्ड के साइड में खड़ा, बोर्ड की तरफ फेस करके खड़ा हूं तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये वाली दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना कि F12 और F21, इन दोनों में रिलेशन कैसा हो गया? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो तो बराबर ही होगा। यानी कि 1 2 पर कितनी फोर्स लगा रही है? KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 2 1 पर कितनी फोर्स लगा रहा है? KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात एक ही है, या तो 1 की फोर्स 2 पर पूछ लो या 2 की फोर्स 1 पर पूछ लो, मैग्नीट्यूड वाइज तो बात एक ही है, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ गया, है ना? डायरेक्शन का फर्क पड़ गया। तो दोनों ही केसेस में F12 F21 के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। बोले ये बात क्लियर हुई है नहीं? ठीक है, तो ये दो केसेस हम लोगों ने यहां पर ऑब्जर्व किए। अब F12 और F21 को वेक्टोरिकली कैसे लिखा जा सकता है? तो वो देखो, देखो जो F12 है, इसको अगर मैं वेक्टोरिकली लिखूं तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो बात क्लियर है। यह हम लोगों ने किस तरीके से लिखा है? यह हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी। अब बच्चों बहुत ध्यान से सोचो, डायरेक्शन देनी है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलना, मैग्नीट्यूड जो है वो वही का वही रखना है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन तो दे बट मैग्नीट्यूड ना बदले? यूनिट वेक्टर, है ना? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है। तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या? नहीं, उतने का उतना ही रहेगा। बट लेकिन इसे क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन मिल जाएगी, एंड इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे एक यूनिट वेक्टर का, और उसको हमने बोल दिया R12। ठीक है, R12, और R12 यूनिट वेक्टर से इसकी मल्टीप्लीकेशन करा दी सिंपली। ठीक है, तो R12 हमारी F12 की डायरेक्शन में लगने वाला ही एक पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जो क्या बता रहा है? फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस यूनिट वेक्टर से क्या मिल गई? डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ये हो गया। तो डायरेक्शन भी मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, तो देखो बन गई ना वेक्टर क्वांटिटी। बोलो भाई, इजंट इट? ऐसे ही F21 को भी लिख सकते हैं। F21 को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान देना, यहां पर अभी निगेटिव साइन नहीं आएगा। निगेटिव साइन कब आएगा? जब अगर मैं यहां पर आर यूनिट वेक्टर 21 की जगह अगर 12 ले लेता, इजंट इट? अगर 21 की जगह अगर 12 ले लेता तो यहां पर निगेटिव साइन आ जाता। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम R21 के टर्म्स में लिखे तो पॉजिटिव साइन, और 12 के टर्म्स में लिखे तब तो नेगेटिव साइन। तभी तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये F12 और F21 को वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके की वेक्टर फॉर्म कभी कभी डायरेक्टली लिखने के लिए भी आ जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे पूछ भी ली जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, और उसमें वेक्टर फॉर्म लिखी होती है। तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर भी चेक करना पड़ता है, यानी कि दिस वन, और हम लोगों को वेक्टर की डायरेक्शन वाला फैक्टर भी चेक करना पड़ता है, यानी कि यूनिट वेक्टर करेक्ट लिया है या नहीं लिया। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब ये तो एक मेथड हो गया वेक्टर फॉर्म लिखने का। अब एक दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म लिखने का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहले स्क्रीन पॉज कर ये वाला मेथड नोट डाउन कर लो। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट वेक्टर का हम लोग मेथड देख सकते हैं वो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर दो चार्ज पार्टिकल्स डिफाइन कर दूं, एक तो हो गया Q1 और एक बना लेते हैं Q2। ये दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 मैंने डिफाइन किए स्पेस में। अब बच्चों, इसको ओरिजिन से जोड़ देता हूं, चार्ज पार्टिकल 1 की पोजीशन को, और ओरिजिन से जोड़ देता हूं चार्ज पार्टिकल 2 की पोजीशन को। तो जब ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल 1 और 2 की पोजीशन को जोड़ दिया, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेंगे? पोजीशन वेक्टर्स मिलेंगे, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने इसे जोड़ दिया तो ये मिल गए पोजीशन वेक्टर। इसको बच्चों मैंने बोल दिया R1, और इसको मैंने बोल दिया R2। ठीक है, तो दीज आर टू पोजीशन वेक्टर्स। अब इन दोनों के बीच का जो वेक्टर होगा Q1 और Q2 के बीच का, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो ये वेक्टर मिल गया, इसको मैं नाम दे देता हूं R3। इसको मैंने नाम दे दिया R3 वेक्टर। अब बच्चों, इस R3 वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये जो Q1 है, लेट से इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, और Q2 लेट से अगेन इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं, या फिर मान लो इसको नेगेटिव चार्ज मान लो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो, ये जो Q2 है, ये Q1 पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी या नहीं? ठीक है, अब बच्चों हम लोगों को यहां पर R3 का फैक्टर निकालना है R1 और R2 की मदद से, क्योंकि जो हमारा R1 और R2 है ये दोनों भी वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां पर ये ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया। तो याद आया कुछ? ट्राइंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम लोगों ने 11th क्लास की शुरुआत में पढ़ा था। तो ट्राइंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? याद करो। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में आता था ऐसे, आर वेक्टर। आता था या नहीं? और मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, बट उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? पैरेलली शिफ्ट करना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इस बी वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर देते पैरेलली, तो ये फिगर ऐसी बन जाएगी। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, और बी को अगर पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो ये बन गया हमारा बी वेक्टर। बोलो बन गया या नहीं? दिस इज बी वेक्टर। तो याद करो, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने यह बात पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ हो, तो जो तीसरा वेक्टर हमें मिलता है, ठीक है, वो उसका रिजल्टेंट होता है। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल गिव यू आर वेक्टर। बोलो, है ना? तो देखो, ये वाला जो बी वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर।
बोलो लिख सकता हूं या नहीं? इजंट इट? बिल्कुल यही सेम लॉ यहां लगाना है। देखो, इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा है, R1 का हेड R3 की टेल से जुड़ा है, तो R2 क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट, है ना? तो यानी कि R1 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर बराबर हो गया R2 वेक्टर के। बोलो भाई बच्चों, ठीक है? तो ये हम लोगों ने कैसे अप्लाई करा? ये हम लोगों ने लगाया है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये फॉर्म लिख दी। अब मुझे कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए? मुझे तो R3 चाहिए था। तो बच्चों R3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 माइनस R1। बोलो लिख सकता हूं या नहीं? यहां तक बात क्लियर हुई, है ना? यानी कि मुझे R3 मिल गया R1 और R2 की टर्म्स में। एग्जाम में ऐसे ही दिया होगा, तुम्हें सिर्फ पोजीशन वेक्टर 1 यानी कि R1 और पोजीशन वेक्टर 2 यानी कि R2 गिवन होगा, ठीक है? और तुम्हें इन दोनों के बीच के वेक्टर का पोजीशन निकालना होगा। बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं? ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है यहां पर, ठीक है बच्चों? अब देखो, ये जो हम लोगों ने पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है वेक्टर लॉ के हिसाब से, तो ये जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग अब इसको अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कूलम्स लॉ के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखो किस तरीके से, स्क्रीन पॉज करके पहले ये सब लिखो। देखो, अब हम लोग कूलम्स लॉ पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर जैसे हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इतना जो हमारा एक्सप्रेशन रहता है, ये रहता है मैग्नीट्यूड वाला। अब बच्चों ये जो नीचे आर स्क्वायर होता है, ये कौन सा डिस्टेंस होता है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो अभी पीछे जो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर की वजह से जो हम लोगों ने डिस्टेंस डिफाइन किया था, वो था R3 वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई। और डायरेक्शन देने के लिए क्या कर सकता हूं? इनटू R3 यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म निकल कर आ गई, ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो भाई बच्चों। अब देखो, हमेशा याद रखो कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जैसे कि R3 यूनिट वेक्टर है, ठीक है? तो ये जो R3 यूनिट वेक्टर है, ये बराबर होता है अपने वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो इसी फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू की जगह इसको पुट कर दो, तो इनटू R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इधर स्क्वायर है, इधर पावर 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R3 यूनिट वेक्टर का क्यूब हो जाएगा, इनटू R3 वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है इसको। तो देखो नीचे क्यूब आ गया। अब ये क्यूब को देखकर घबराए ना कि ये स्क्वायर की जगह क्यूब कैसे आ गया। स्क्वायर की जगह क्यूब इसलिए आ गया क्योंकि ऊपर तुमने अब पूरा एज इट इज वेक्टर पुट कर दिया है, ठीक है? अब हमने यूनिट वेक्टर नहीं रखा। अगर यूनिट वेक्टर रखते तो नीचे स्क्वायर आता, और यूनिट वेक्टर की जगह पूरा वेक्टर रख देंगे तो नीचे क्यूब आएगा। बोलो बच्चों। अब पीछे जो हम लोगों ने देखा था कि ये जो R3 था, R3 किसके बराबर था? R3 बराबर था R2 माइनस R1 वेक्टर के। R3 इसी के तो बराबर था, R2 माइनस R1 वेक्टर के। तो अगर ये इसके बराबर था, तो इस एक्सप्रेशन को देखो यहां पर ध्यान से। यहां पर हम अगर सब्सटीट्यूट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाय, अब देखो R3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ऐसे लिख सकता हूं, R3 की जगह R2 माइनस R1, और इनटू ऊपर जो R3 था इसकी जगह R2 माइनस R1, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अब देखो हमारा एक ये नया एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो गया या नहीं हो गया? बोलो बच्चों।
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन ली थी, हम लोगों ने जो डायरेक्शन ली थी वो ली थी Q1 से Q2 की तरफ। हम लोगों ने जो डायरेक्शन ली थी R3 वेक्टर की, वो ली थी Q1 से Q2 की तरफ। फिगर में जाकर देखना, Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, अगर हमने अपोजिट साइड में लिया होता, है ना, तो वहां पर हमने Q1 से Q2 की तरफ क्यों ली थी, वो हम लोग डिफाइन करना चाह रहे थे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। यानी कि एक तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है ये F12 का ही एक्सप्रेशन है, क्योंकि चार्ज नंबर वन पर टू की वजह से राइट साइड में फोर्स लग रही थी। तो अगर कोई हमसे कह दे कि भैया F21 डिफाइन करो, तो यानी कि F1 और F12 और F21 तो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर, इसका क्यूब इनटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ऐसे डिफाइन कर दो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो बच्चों देखो, यहां से मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल बराबर है, फर्क किसका आया, साइन का। फर्क किसका मिला, साइन का फर्क मिला। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप F12 और F21 के एक्सप्रेशन क्लियर हुए होंगे। ये सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू निकाल रहे हो या फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन निकाल रहे हो, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा, दैट्स इट। और कुछ खास हमारा यहां पर फर्क नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और इस पूरे को अच्छे से उतार लो। ठीक है, अब देखो, देखो भाई, अब बच्चों यहां पर ये चीज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बेहद सिंपल सिंपल सवालों से शुरुआत करेंगे कि कूलाम्स लॉ पर कैसा सवाल आएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस के इनके ऊपर इस प्रकार की चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखो, आसान आसान सवालों से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज था भैया, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज था, ये था Q1, ये था Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था R। ठीक है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत शानदार बात है। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, बट अब अगर मैं यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज रख दूं, अगर यहां एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इसे भी क्यू ले लिया, इसे भी क्यू ले लिया और मान लो इसको भी क्यू ले लिया, यानी कि तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और इन तीनों चार्जेस को कुछ इस प्रकार से रख रखा है कि तीनों चार्जेस के बीच की दूरी जो है वो है R। यानी कि कैसा ट्राइंगल बना लिया इन्होंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे बना लिया, नहीं बना लिया, है ना। तो अगर मैं कहूं ये है मेरा चार्ज नंबर 1, ये है चार्ज नंबर 2 और ये है चार्ज नंबर 3, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज 2। चार्ज 2 पर फोर्स निकालो भाई। तो चार्ज 2 पर फोर्स निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे, ध्यान से समझना। चार्ज 2 पर बच्चों अगर फोर्स निकालनी है तो बहुत ध्यान से देखो, ये जो चार्ज 2 है, चार्ज 3 इसको रिपेल कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और चार्ज 1 इसको रिपेल कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो 1 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गई ये तो। और ये वाली फोर्स कौन सी हो गई, जो ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स हो गई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो ये हो गई F23, हो गई F21, लेकिन दोनों वेक्टर है। ठीक है, और ये हमारा चार्ज नंबर 2, ठीक है, दोनों वेक्टर है। ठीक है, तो अब F21 हो गई, ये F23 हो गई, दोनों ही रिपेल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, और ये बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनकर तैयार हुआ, तो ये 60 डिग्री का एंगल। अब ये F21 और F23 दोनों तो वेक्टर हैं, तो वेक्टर का नेट कैसे निकलता है,
रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों को अगर हम लोग ये निकालेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज 2, तो चार्ज 2 पर अगर फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 पर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो यानी कि F21 प्लस F23 दोनों का वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन के लिए मुझे दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो F21 कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो Q1 Q2 की जगह डायरेक्टली क्यू स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि Q1 Q2 तो बराबर है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स तो बराबर है। तो ध्यान करो, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस 60 डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रिजल्टेंट ही तो निकाला है, सिंपल। ठीक है, तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, है ना। और हम लोग अगर यहां पर बहुत ध्यान से देखें, इन सब का भी रिस्पेक्टिव स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, और यहां पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाएगा ये। तो देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ये तो कॉमन आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। अरे कॉस 60 1/2 होता है ना, तो यहां पर कॉस 60 की जगह अगर 1/2 लिख दूं, 1/2 तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बचा, क्या बचा, अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स निकल कर आ गई मेरी किस पर, ये फोर्स निकल कर आ गई मेरी चार्ज नंबर 2 पर। बोलो बात समझ आई नहीं आई। ठीक है, क्या हम इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, तो दिस इज दी क्लियर कट आंसर। बोलो बात क्लियर। ठीक है, अब देखो बच्चों, स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर लिखो। इसी तरीके से एक अगला सवाल और देखो। अगले सवाल में स्क्वायर बना लो। ठीक है, अगले सवाल में स्क्वायर बना लो, क्यू 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 क्यू, चारों पर सेम चार्ज रख दो। ठीक है, और गिनती दे दो, सबको गिनती दे दो, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। ठीक है, चार इस प्रकार से गिनती दे दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर 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 और आर। ठीक है, चारों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो मैंने कहा कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज 3, चार्ज नंबर 3 पर फोर्स निकालो भैया। ठीक है, तो चार्ज नंबर 3 पर फोर्स किस तरीके से निकलेगी, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो चार्ज नंबर 3 पर फोर्स निकालने का तरीका। ठीक है, सारे चार्जेस का साइन एकदम सेम है, चारों पॉजिटिव ये है या चारों नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सबका बराबर है। तो देखो ये जो फोर्थ नंबर का चार्ज है, ये थर्ड वाले को नीचे की तरफ रिपेल करेगा या नहीं, सेकंड वाला थर्ड वाले को इधर की तरफ रिपेल करेगा, और फर्स्ट वाला थर्ड वाले को इधर की तरफ रिपेल करेगा। ये तीन फोर्सेस लग रही हैं। बोलो भाई, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 4 मिलकर 3 को रिपेल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब देखो 4 ने 3 को रिपेल करा, तो ये हो गई फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। इधर वाला देखो 2 ने 3 को रिपेल करा, तो ये हो गई फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। और इधर वाला ये हो गई फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। बोलो भाई। ठीक है, तो जो हमारा एंगल बिटवीन F32 एंड F34 है, देखो F32 ये वाली फोर्स और F34 ये वाली फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालूंगा, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ F32 एंड F34,
इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बेटा के क्यू वन सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो कॉस वाला फैक्टर तो जीरो हो गया, तो यानी कि बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर का अंडर रूट रह जाएगा, क्योंकि तीसरा वाला फैक्टर जीरो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट टू इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तो 3 2 और 3 4 वाले का रिजल्टेंट आया है ना। और 3 2 और 3 4 वाले के रिजल्टेंट को अगर मैं आर बोल दूं तो आर की डायरेक्शन कहां होगी? इसी की डायरेक्शन में तो होगी, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। अरे होगी नहीं होगी? इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगी। ठीक है, तो यानी कि F31 और R में कितने का एंगल हो गया? 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एंगल बिटवीन F31 एंड रिजल्टेंट ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो अब अगला रिजल्टेंट निकाल दो। तो जो हमारी नेट फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 निकालेंगे तो डायरेक्ट रिजल्टेंट आ जाएगा ना, क्यों भाई? है ना। तो R और F31, तो देखो कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो अब F31 कितनी है? देखो ये वाला पूरा डिस्टेंस निकालो, ये हाइपोटेनियस है। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई? अंडर रूट 2R, ये वाला डिस्टेंस। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ही तो लेते हैं, तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? अंडर रूट 2R हो गया। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2R का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी फोर्स हो गई? ये तो हो गई 1 और 3 के बीच वाली, इसका होल स्क्वायर। तो ये तो हो गई F31 प्लस ये इसका अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस पूरे का अंडर रूट कर दो, इस पूरे का अंडर रूट कर दो। ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट करके जो तुम आंसर निकालोगे दैट विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के कई सवाल हम लोग बना सकते हैं। ट्राइंगल पर बना सकते हैं, स्क्वायर पर बना सकते हैं, पेंटागन पे बना सकते हैं, हेक्सागन पे बना सकते हैं, कितने ही सवाल बना लो। ठीक है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, वेरियस वेरिएशन हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे तरीके के वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करो, इस सवाल को बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व करो। देखो तरीका मैंने बता दिया, लेकिन देखकर सॉल्व नहीं करना, सॉल्व अपने आप करना है। फिगर बनाओ बिल्कुल एकदम अलग, और तुम बस इतना लिखो कि कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज 3। तरीका तुम समझ गए, कैलकुलेशन बिल्कुल अपने आप करो, फाइनल कैलकुलेशन। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन करो, फिर और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके देखते हैं।